गैलरीज में सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना किस प्रकार सर्वाइव और ऑपरेट करती है तथा कुछ माउंटेनरी इक्विपमेंट के बारे में जानकारी दी गई है। इस गैलरी के बीचों बीच और मेरे बाएं भारतीय सेना द्वारा 1999 कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना से जब्त किए गए कुछ हथियार शोकेस में प्रदर्शित किए गए हैं, जिसे आप मेरी ब्रीफिंग के बाद देख सकते हैं। ये मॉडल आप देख रहे हैं, यह एक टेरन मॉडल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी देश की सेना कोई भी ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले अपने देश के सैनिकों को उस इलाके के बारे में जानकारी देने तथा ऑपरेशन समाप्त होने के बाद डीब्रीफिंग के लिए टेरन मॉडल का इस्तेमाल करती है, जो कि मैं अभी आपके साथ डीब्रीफिंग कर रहा हूं। इस मॉडल का नॉर्थ एरो के माध्यम से दर्शाया गया है, जबकि वास्तविक नॉर्थ भी इसी दिशा में है। इस मॉडल पर लाल रंग से दिखाई गई रेखाएं इस इलाके की छोटी तथा बड़ी सड़कों को दर्शाती हैं। इस मॉडल पर ब्लू रंग से दिखाई गई रेखाएं इस इलाके की छोटी तथा बड़ी नदी नालाओं को दर्शाती हैं। इस इलाके में एक मुख्य मार्ग जो कि श्रीनगर से जोजिला, द्रास, कारगिल होते हुए लेह को जोड़ती है। इस इलाके में मुख्य 3 नदियां सिगार, शिंगो और इंडस रिवर बहती हैं। इस मॉडल में लाल रंग से दर्शाए गए कुछ गांव गुलतारी, गोंद, मटियाल, बिजोट, मरोल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के कुछ गांव हैं तथा एलओसी भी इन इलाकों से होकर गुजरती है। एलओसी का मतलब समझते हैं आप लोग? यस। ऊंचा बोलिए थोड़ा। लाइन ऑफ कंट्रोल। और पीओके क्या है? पाकिस्तान वाले क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? आजाद कश्मीर। है किसका है? इंडिया का। बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। 1999 कारगिल युद्ध भी 1999 कारगिल युद्ध भी इन्हीं इलाकों के अंदर हुआ था। लेकिन कारगिल युद्ध हुआ क्यों? 1999 कारगिल युद्ध से पहले भारत और पाकिस्तान सरकार के बीच एक समझौता हुआ था, जिस समझौते के तहत तय हुआ ठंडियों के मौसम में बर्फीली चोटियों से दोनों देशों की सेना नीचे बेस में डाउन हो जाएगी। भारतीय सरकार ने समझौते का पालन करते हुए अपने देश के सैनिकों को नीचे बेस में डाउन कर लिया, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने ऐसा नहीं किया। छुपते छुपाते हमारे कुछ एक पोस्टों के ऊपर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया, जिसमें द्रास सेक्टर के अंदर तोलोलिंग 0.5140, टाइगर हिल 0.4875, कारगिल सेक्टर में 0.5608, कक्सार, मजदास, बटालिक सेक्टर में जुबैर हाइट, मुंडो टालो, कालूबार और याल्दो। इस प्रकार पूरे 134 किलोमीटर के इलाके पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा हो चुका था। पाकिस्तानियों को जितना कब्जा करना था वो कर चुके थे। बारी थी भारतीय सेना की पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने की, जिसकी शुरुआत 2 मई 1999 को बटालिक सेक्टर से की गई। लेकिन हमें कैसे पता चला कि हमारे पोस्टों पर पाकिस्तानी सेना आ चुकी है? बटालिक सेक्टर में एक चरवाहा जिनका नाम था श्री तासी नामग्याल, वो अपनी बकरियों को लेकर हरियाली की खोज में मुंडो ठालो इलाके में जाया करते थे। उन्होंने एक दिन वहां पे देखा पठानी सूट में कुछ सिविलियंस पत्थर से बंकरों का निर्माण कर रहे हैं। उन्हें देखने के बाद ऐसा एहसास हुआ कि ना ही तो भारतीय नागरिक है और ना ही तो भारतीय सैनिक है। ये पाकिस्तानी सैनिक अपना स्वरूप बदली करके भारतीय सरजमी पर कब्जा कर रहे हैं। एक सच्चा और देशभक्त नागरिक होने के नाते इस खबर को आकर भारतीय सेना से बटालिक सेक्टर में इन्होंने साझा किया। भारतीय सेना खबर मिलते ही 4 जाट रेजिमेंट के कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में 11 लोगों की एक पेट्रोलिंग टीम भेजी। यह पेट्रोलिंग टीम गई तो, लेकिन लौटकर इसमें से एक भी वापस नहीं आया। इसके बाद भारतीय सेना ने बटालिक सेक्टर में एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। इसे सफेद सागर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ज्यादा बर्फीली और ऊंची चोटियां होने की वजह से यहां पर भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना दोनों का संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन के तहत बटालिक सेक्टर के सारे पोस्टों को रिकैप्चर कर लिया गया, लेकिन कालूबार 0.4812 के ऊपर अदम्य साहस तथा वीरता का परिचय दिखाते हुए 1/11 गोरखा राइफल के कैप्टन मनोज कुमार पांडे वीर गति को प्राप्त हुई। इस वीर सपूत को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे नेशनल डिफेंस एकेडमी में पढ़ते हुए परमवीर चक्र पाने का सपना पूर्ण कर चुके थे, लेकिन भारतीय तिरंगे को अपने सीने पर लगाए हुए मां भारती का यह सपूत मां भारती की गोद में हमेशा हमेशा के लिए समा चुका था। उसके बाद अगली बार से द्रास सेक्टर के पोस्टों को रिकैप्चर करने के लिए यहां भी एक ऑपरेशन चलाया गया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। द्रास सेक्टर में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट था तोलोलिंग। यह पोस्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि
तोलोलिंग से नेशनल हाईवे नंबर 1 दुश्मन की निगरानी में था। यदि इस पोस्ट को कैप्चर ना किया जाता तो आज हम जहां नेशनल हाईवे नंबर 1 कटअप हो जाता, और आज हम जहां पे खड़े हैं यहां पे कौन होता? पाकिस्तान। क्या हम ऐसा होने देते? नहीं। ऐसा कभी नहीं होने देते। इसीलिए तोलोलिंग को रिकैप्चर करने का टास्क दूसरी बटालियन राजपुताना राइफल के कैप्टन विजयन थापर को दिया गया। कैप्टन विजयन थापर तकरीबन 1 महीने तक चले गुत्थम गुत्थी के युद्ध में भारतीय तिरंगे को जन्मों जन्मांतर के लिए तोलोलिंग को ऊपर फहराए, लेकिन इस युद्ध में यह वीर सपूत वीर गति को प्राप्त हुआ। यह वीर सपूत वीर गति को प्राप्त होने से मात्र 2 दिन पहले अपने अंतिम भावनाओं को, अपने अंतिम इच्छाओं को एक पत्र में कुरेदा, और वह पत्र इस म्यूजियम में द लास्ट पोस्ट के नाम से यहां पे लगाया गया है। आप सभी मेरे प्यारे देशवासी यहां से जाने से पहले इस वीर सपूत की अंतिम भावनाओं को अपने साथ संजोकर जरूर ले जाइएगा। उसके बाद अगली बारी थी .5140, जिसे रिकैप्चर करने का टास्क 13वीं बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया। इनका एक और नाम आपको बताएगा, एक और नाम क्या था? शेरशाह। इतनी आवाज शेरशाह के लिए, ऐसा माना जाता है कि युद्ध के खत्म होने के बाद 5-7 साल के बाद तक भी पाकिस्तानी सेना की माएं कहती है कि बेटा सो जा नहीं तो शेरशाह आ जाएगा। पाकिस्तानी सैनिकों के सपने में भी शेरशाह की आवाजें गूंजती थी। कैप्टन विक्रम बत्रा और शेरशाह अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे, अपने कंपनी के जवानों को आगे की तरफ लेके बढ़ते रहे, और भारतीय तिरंगे को .5140 के ऊपर गुत्थम गुत्था की लड़ाई में लहरा दिया गया। और वहां से 4 अक्षर का एक मशहूर सक्सेस कोड अपने कमांड पोस्ट को पास किए। क्या था? दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर। इसीलिए कैप्टन विक्रम बत्रा और शेरशाह .5140 के ऊपर नहीं रुकते हैं, क्योंकि उनका दिल अभी और मांग रहा था। कहा जाता है कि जब भूखे शेर के मुंह में खून लग जाता है तो आगे की तरफ बढ़ता जाता है और शिकार का तलाश करता है। कैप्टन विक्रम बत्रा और शेरशाह के बंदूकों को पाकिस्तानियों की खून का प्यास लग चुकी थी। कैप्टन विक्रम बत्रा और शेरशाह .5140 से .4875 की तरफ अग्रसर हो चुके थे, लेकिन दुर्भाग्यवश .4875 पर भारतीय तिरंगे को फहराने से पहले यह वीर सपूत दुश्मन की गोलियों का शिकार होता है, और हमेशा हमेशा के लिए यह मां भारती का सपूत इस सरजमी की रक्षा करते हुए मां भारती की गोद में समा जाता है। इस वीर सपूत की बहादुरी को देखते हुए इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेकिन कहा जाता है भारतीय सेना कभी रुकती नहीं है। इन्हीं के कंपनी के राइफलमैन संजय कुमार दुश्मन के बंकर में फायर करती हुई गनों को पकड़ के अपने हाथ से खींच गया, और दुश्मन की गन से दुश्मन को मारता हुआ वीर सपूत आगे की तरफ बढ़ता गया और भारतीय तिरंगे को .4875 के ऊपर फहरा दिया। इस वीर सपूत की बहादुरी को देखते हुए इन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राइफलमैन संजय कुमार आज भी भारतीय सेना में सूबेदार मेजर के पद पर सुशोभित हैं और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के अंदर सेवारत हैं। उसके बाद अगली बारी थी असंभव प्रतीत होने वाली टाइगर हिल। मेरे मुंह से शब्द निकला असंभव प्रतीत होने वाली। असंभव दिखता जरूर था, लेकिन भारतीय सेना के लिए ना उस समय कुछ असंभव था, ना आज कुछ असंभव है, और ना ही भविष्य में कुछ असंभव होगा। जब तक भारतीय सेना अपनी सरहदों की निगाहबानी में बैठी हुई है, किसी भी देश की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे तरफ अपनी आंख और उंगली उठा के देख ले। टाइगर हिल जो तकरीबन 90 डिग्री की खड़ी चढ़ाई पर थी, मुश्किल जरूर थी, लेकिन कहते हैं हिम्मत वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। हम कदम वहां रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। इसीलिए टाइगर हिल को रिकैप्चर करने का टास्क 18वीं बटालियन द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को दिया गया। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह घातक प्लाटून के प्लाटून कमांडर के रूप में अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे, और 3 दिनों तक यह टीम बिना कुछ खाए पिए टाइगर हिल की तरफ चलते रही। अंततः 3 दिनों के बाद इन्हीं के प्लाटून का एक सिपाही ग्रेनेडियर जोगेंद्र सिंह यादव 17 गोलियां अपने सीने में खाने के बाद भी भारतीय तिरंगे को टाइगर हिल को फहराए और जीवित बेस के अंदर वापस लौटे। इस वीर सपूत की बहादुरी को देखते हुए इस वीर सपूत की बहादुरी, कर्तव्य निष्ठा, त्याग और बलिदान को देखते हुए भारतीय सरकार द्वारा इन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ग्रेनेडियर जोगेंद्र सिंह यादव पिछले साल भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं, ऑलरेडी कैप्टन के रैंक से। इस प्रकार द्रास सेक्टर के सारे पोस्टों को रिकैप्चर कर लिया गया था। बारी थी बटालिक सेक्टर, कारगिल सेक्टर। कारगिल सेक्टर के पोस्टों को रिकैप्चर करने के लिए यहां भी एक ऑपरेशन चलाया गया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ऑपरेशन तलवार के तहत कारगिल सेक्टर के सारे पोस्टों को रिकैप्चर कर लिया गया। यह युद्ध 2 मई 1999 को बटालिक सेक्टर से शुरू होकर 26 जुलाई 1999 को
कारगिल सेक्टर में समाप्त हुआ। तकरीबन 3 महीने तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के परखच्चे उड़ा दिए तथा पाकिस्तानी सैनिकों को इस रणभूमि से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और जो भी यहां पर रुकने की गुस्ताखी की और मृत्यु को प्राप्त हुआ। तकरीबन 3 महीने तक चली इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना को भारतीय सरजमी का एक पत्थर का टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ। भारतीय सेना की 14वीं कोर्स फायर एंड फ्यूरी कोर्स इन वीर सपूतों की याद में 1947 से लेकर अभी तक किए गए सभी युद्धों को तथा लेह लद्दाख की कलाकृति और संस्कृति को एक कॉफी टेबल बुक के रूप में प्रसिद्ध करवाया है। वो कॉफी टेबल बुक हमारे टिकट काउंटर में मौजूद है। जिस किसी सज्जन को कॉफी टेबल बुक की आवश्यकता हो हमारे टिकट काउंटर से ले सकता है। तकरीबन 3 महीने तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना के 527 वीर सपूत इस सरजमी पर भारतीय तिरंगे को ओढ़े अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिए तथा 1363 जवान इस युद्ध में घायल हुए। भारतीय सेना प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाती है और इन सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आप सभी प्यारे देशभक्त देशवासी इस सरजमी पर आए, हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किए, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।